नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका बॉटनी प्रोफेसर और आज हम सब मिलकर आपके मेजर 2 पेपर के सिलेबस को पूरी तरह से समझने वाले हैं। देखिए, पेपर का टाइटल है माइक्रोब्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ लोअर प्लांट्स। तो चलिए बिना देर किए बिल्कुल आसान तरीके से ये समझते हैं कि इस सेमेस्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए, किसी भी सफ़र पे निकलने से पहले उसका नक्शा समझना बहुत ज़रूरी होता है ना? तो ये जो सिलेबस है ना, ये भी ठीक वैसा ही है। ये आपके आने वाले सेमेस्टर का एक पूरा का पूरा रोड मैप है। हम साथ मिलकर इसे समझेंगे ताकि पूरे सेमेस्टर की पढ़ाई के लिए एक साफ रास्ता मिल सके और मन में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो इस सफ़र की शुरुआत कहाँ से करें? भाई, सबसे पहले तो कोर्स की कुछ ज़रूरी डिटेल्स देख लेते हैं जो सिलेबस के पार्ट ए में दी गई हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर कौन सा पेपर पढ़ा जा रहा है और उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कोर्स बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए है। सब्जेक्ट है बॉटनी यानी वनस्पति शास्त्र, और आपके इस पेपर का पूरा नाम है माइक्रोब्स एंड लोअर प्लांट डाइवर्सिटी, जिसे हिंदी में कहेंगे सूक्ष्मजीव एवं निम्न पादप विविधता। एक बात और याद रखिएगा कि ये आपका मेजर कोर्स आय है। ये बेसिक जानकारी अपने रिकॉर्ड के लिए हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। अच्छा, अब सबसे जरूरी सवाल, इस कोर्स को पूरा करने के बाद क्या हासिल होगा, क्या सीख पाएंगे? तो देखिए, इस कोर्स के अंत तक आप लोअर प्लांट्स, मतलब जिनकी बनावट सरल होती है, उनकी विशाल दुनिया को समझ जाएंगे। आप क्रिप्टो गेम्स के अलग अलग ग्रुप्स को उनकी खासियतों के आधार पर पहचानना सीख जाएंगे। और सबसे मजेदार बात, आप ये जान पाएंगे कि सूक्ष्मजीव यानी माइक्रोब्स कैसे हमारे दोस्त भी हैं और दुश्मन भी, और इस ज्ञान को असल जिंदगी में इस्तेमाल कर पाएंगे। साथ ही ये भी समझ पाएंगे कि हमारे प्राचीन ज्ञान में सूक्ष्मजीवों के बारे में कितनी गहरी समझ थी। चलिए, अब सीधे कोर्स के कंटेंट पर आते हैं जो पार्ट बी में दिया गया है। हमारी पहली यूनिट बहुत ही अनोखी और दिलचस्प है। इसका नाम है सूक्ष्मजीव भारतीय ज्ञान परंपरा में। इसमें हम ये जानेंगे कि आज की जो मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी है, उसकी जड़ें हमारी प्राचीन भारतीय परंपराओं में कितनी गहरी हैं। इस यूनिट में हम कृमि रोग पर ऋषि कण्व, अत्रेय और अगस्त्य के योगदान को पढ़ेंगे, जिसका जिक्र अथर्व वेद में भी मिलता है। सोचिए, ये दिखाता है कि माइक्रोबायोलॉजी की समझ हमारे यहाँ कितनी पुरानी है। हम ये भी देखेंगे कि स्वास्थ्य में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका है, जैसे दही और अचार जैसे पारंपरिक फर्मेंटेड फूड्स में। पारंपरिक जैविक खेती में ये कैसे मदद करते हैं, ये भी एक टॉपिक है। इसके साथ ही हम महान भारतीय वैज्ञानिकों जैसे M.O.P. आयंगर, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी भी कहते हैं, और के.सी. मेहता, इनके योगदान को भी पढ़ेंगे। और आखिर में भारतीय पारंपरिक ज्ञान में मशरूम का क्या औषधीय और खाद्य महत्व है, इस पर भी बात करेंगे। तो हमारी प्राचीन जड़ों को समझने के बाद अब हम सीधे उन सूक्ष्म जीवों की दुनिया में उतरेंगे जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। यूनिट 2 का नाम है विषाणु और प्रोकैरियोट्स। ये यूनिट हमें जीवन के सबसे सरल और सबसे छोटे रूपों से मिलवाएंगी। इस यूनिट में हम सबसे पहले वायरस का एक जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे, और खास तौर पर टीएमवी यानी वो वायरस जो तंबाकू के पौधों में बीमारी फैलाता है, और बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरिया पर हमला करने वाला एक खास वायरस है, इनकी स्टडी करेंगे। हम माइकोप्लाज्मा के जनरल कैरेक्टर्स को भी जानेंगे। इसके अलावा आर्किया, जो कि एक्सट्रीम कंडीशंस में भी जिंदा रह सकते हैं, और एक्टिनोमाइसिटीज, जिनसे कई एंटीबायोटिक्स बनती हैं, उनका भी एक जनरल अकाउंट लेंगे। फिर हम बैक्टीरिया की बनावट, उनके प्रकार, उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है और उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और अंत में साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, उनकी बनावट और आर्थिक महत्व को भी समझेंगे। वायरस और बैक्टीरिया की दुनिया से आगे बढ़कर अब हम कॉम्प्लेक्सिटी की सीढ़ी पर एक और कदम ऊपर चढ़ते हैं। अब आती है हमारी यूनिट 3, कवक का साम्राज्य। कवक यानी कि फंजाई की दुनिया बहुत ही फैसिनेटिंग है। ये प्रकृति के डिकम्पोजर भी हैं, पौधों और इंसानों में रोग पैदा करने वाले पैथोजेंस भी हैं, और कई पौधों के लिए जरूरी पार्टनर भी। इसमें हम कवक के जनरल कैरेक्टर्स और एंसवर्थ द्वारा 1973 में दिए गए उनके क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। हम उनमें होने वाले अलग अलग तरह के रिप्रोडक्शन को भी समझेंगे। फिर हम कवक के जो मेजर ग्रुप्स हैं, उनकी स्टडी करेंगे, जैसे एल्बुगो, जो सरसों में सफ़ेद रस्ट बीमारी पैदा करता है, और म्यूकर, जिसे हम अक्सर ब्रेड पर लगी फफूंद के रूप में देखते हैं। हम पेजीजा, पुचीनिया, जो गेहूं में रस्ट रोग का कारण है, और ऑल्टरनेरिया जैसे दूसरे महत्वपूर्ण उदाहरणों को भी समझेंगे।
और आखिर में हम कवक के आर्थिक महत्व पर चर्चा करेंगे, जिसमें एंटीबायोटिक्स से लेकर बेकरी इंडस्ट्री तक सब कुछ शामिल है। चलिए अब हम यूनिट 4 की ओर चलते हैं, जिसका टाइटल है शैवाल की दुनिया। शैवाल यानी एल्गे, ये जीवों का एक बहुत ही डाइवर्स और ज़रूरी समूह है। आपको पता है, ये हमारे ग्रह की लगभग 50% ऑक्सीजन बनाते हैं और ये तालाबों से लेकर महासागरों तक हर पानी वाली जगह में पाए जाते हैं। इस यूनिट में हम शैवाल के जनरल कैरेक्टर्स, उनके थैलस ऑर्गेनाइजेशन और क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। हम शैवाल के अलग अलग डिविजन्स की स्टडी करेंगे, जैसे क्लोरोफाइटा यानी हरे शैवाल जिनमें वॉल्वॉक्स और चारा आते हैं, फिर ज़ंथोफाइटा यानी पीले हरे शैवाल और क्राइजोफाइटा जिसमें कांच जैसी दीवारों वाले सुंदर डायटम शामिल हैं। इसके बाद फियोफाइटा यानी भूरे शैवाल का एक्टोकार्पस और रोडोफाइटा यानी लाल शैवाल का पॉलीसाइफोनिया पढ़ेंगे। और आखिर में शैवाल की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को समझेंगे, जो भोजन से लेकर बायोफ्यूल तक फैली हुई है। तो अब हम अपने सिलेबस की आखिरी यूनिट पर आ गए हैं, जो हमें पौधों के एवोल्यूशन में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम यानी जमीन पर जीवन की शुरुआत की कहानी बताती है। यूनिट 5 ब्रायोफाइट्स के बारे में है, और इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि ये सारी पढ़ाई भविष्य में कहाँ काम आ सकती है। हमारी 5वीं और अंतिम यूनिट ब्रायोफाइटा पर है, जिन्हें पादप जगत के उभयचर या एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत होती है। इसमें हम ब्रायोलॉजी के इतिहास और भारत में ब्रायोलॉजी के जनक प्रोफेसर शिवराम कश्यप और राम उदार के शानदार योगदान को जानेंगे। हम ब्रायोफाइट्स की थैलस बनावट, रिप्रोडक्शन और उनके जीवन चक्र को समझेंगे। इसके अलावा हम रिचिया, मार्चेंटिया, एंथोसरस और पॉलीट्राइकम जैसे महत्वपूर्ण जेनेरा की स्टडी करेंगे। और आखिर में मिट्टी बनाने में और इंडिकेटर प्लांट्स के रूप में ब्रायोफाइट्स के आर्थिक महत्व पर भी बात करेंगे। तो ये हैं वो 5 यूनिट्स जो इस सेमेस्टर में आपके ज्ञान की नींव रखने वाली हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस नींव को बनाने के लिए सामग्री कहाँ से मिलेगी? तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मदद के लिए बहुत सारे अच्छे रिसोर्सेज उपलब्ध हैं। चलिए कुछ महत्वपूर्ण किताबों पर एक नज़र डालते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के लिए आरसी दुबे और डीके महेश्वरी की ए टेक्स्ट बुक ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एक बहुत ही अच्छी और सरल भाषा में लिखी किताब है। शैवाल यानी एल्गी के लिए F.E. फ्रिज की किताब एक क्लासिक मानी जाती है। यह आपको सब्जेक्ट की गहराई में ले जाएगी। ब्रायोफाइटा के लिए N.S. परिहार की किताब बहुत उपयोगी है। और इन सभी लोअर प्लांट्स यानी क्रिप्टोगैमिक बॉटनी के लिए G.M. स्मिथ की किताब एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक है। ये किताबें लाइब्रेरी में आसानी से मिल जानी चाहिए। और अब सबसे आखिर में, लेकिन सबसे ज़रूरी सवाल, इस विषय को इतनी गहराई से पढ़ने के बाद करियर के कौन से रास्ते खुलते हैं? भाई ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही तो मेहनत को एक दिशा और प्रेरणा देता है। तो चलिए देखते हैं कि ये कोर्स भविष्य में कहाँ-कहाँ काम आ सकता है। इस कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद कई रोमांचक फील्ड्स में करियर बनाया जा सकता है। यूनिट 2 में बैक्टीरिया और वायरस को समझने के बाद एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन सकते हैं। यूनिट 3 में पुक्सीनिया और एल्ब्यूगो जैसे रोगजनकों के बारे में पढ़कर प्लांट पैथोलॉजिस्ट बनकर पौधों की बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। शैवाल और ब्रायोफाइट्स की समझ एक एनवायरमेंटल कंसल्टेंट बना सकती है। अगर रिसर्च में इंटरेस्ट है तो एक रिसर्च साइंटिस्ट या एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट का रास्ता हमेशा खुला है। और अगर यूनिट 3 की कवकों की दुनिया आकर्षक लगी तो एक माइकोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं। संभावनाएं बहुत हैं, बस लगन और मेहनत की जरूरत है। उम्मीद है कि इस विश्लेषण से बॉटनी के इस पेपर को समझने में बहुत मदद मिली होगी। आपके सेमेस्टर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।